स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में म्यूटेशन के बारे में बताएंगे कि म्यूटेशन होता क्या है, जिसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या है? तो आनुवांशिक विभिन्नताओं में उत्परिवर्तन, जिसमें स्वतः जो सब सेल्फ उत्परिवर्तन कुछ परिवर्तन आते हैं तो वो स्वतः उत्परिवर्तन एवं प्रेरित जो इंड्यूस कराए जाते हैं, प्रेरित करके किसी भी प्लांट में या एनिमल में उसमें परिवर्तन को उत्प्रेरित किया जाता है तो वो प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाता है, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि सेथ राइट ने, जो साइंटिस्ट थे सेथ राइट ने 1971 में भेड़ों के समूह में जीन म्यूटेशन का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि भेड़ों के समूह में एक छोटी टांगों वाला मेमना भी था। भेड़ का जो समूह था उसमें मेमना कहाँ से आया? तो उन्होंने छोटी टांगों वाले मेमनों में ब्रीडिंग कराकर एनकॉन ब्रीड प्राप्त की, जो ऊंचे तारों वाला बाहर नहीं जा सकती थी। मतलब उन्होंने क्या करा, टांगों वाला मेमना भी था, उसकी एनक्लॉन ब्रीड प्राप्त किए और जो ऊंचे तारों के बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी टांगें छोटी थी। भेड़ों का यह लक्षण अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ, किंतु छोटी टांगों का लक्षण समयुग्मी अप्रभावी था। मतलब समयुग्मी भी था, होमोजाइगस, दोनों समान गुणसूत्र वाले थे, फिर भी वो अप्रभावी था। मार्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ने लाल आंखों वाली मक्खियां में एक सफेद आंख वाली मक्खी को देखा। तो उन्होंने कहा कि पूरा ग्रुप तो रेड आईज वाला था और अब की एक व्हाइट आईज वाली मक्खी कैसे हुई? तो यह सफेद आंख वाली मक्खी गुणसूत्र पर स्थित जीन्स में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। किसके फलस्वरूप? गुणसूत्र में पर स्थित जीन के उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। जब सफेद आंख वाली नर मक्खियां का संकरण लाल आंख वाली मक्खी से कराते हैं तो कुछ सफेद आंख वाली मक्खियां भी प्राप्त होती हैं। मतलब अगर हम इनकी जेनेटिक क्रॉस अगर हम कराते हैं, जैसे लाल आंख वाली मक्खी का हम सफेद आंख वाली मक्खी से अगर क्रॉस कराते हैं तो जो इनकी फर्स्ट जनरेशन होगी, प्रथम पीढ़ी, तो उसमें से कुछ जातियां इनकी सफेद आंख वाली मक्खी की भी प्राप्त होंगी। ठीक है, तो ये कैसे थे? विषम युग्मी, क्योंकि एक मेल था वो व्हाइट रेड आइज वाला था और दूसरा फीमेल कैसा था आपका? व्हाइट आइज वाला। तो दोनों के लक्षण उसमें आ जाएंगे फर्स्ट जनरेशन में। और ये किस प्रकार की जनरेशन हुई? ये हेट्रोजाइगस प्रकार की कहलाई, क्योंकि ये विषम युग्मी है। ठीक है, और इसके पश्चात उन्होंने क्या किया कि ड्रोसोफिला में लगभग 500 से ज्यादा उत्परिवर्तनों का अध्ययन किया। आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रयोग ड्रोसोफिला पर किए जाते हैं, मक्खी पर, और इसके सारे प्रयोग सही रहते हैं। अन्य वैज्ञानिकों ने मक्का पर भी, नीरोस्पोर मुर्गी पर भी, एस्चेरिचिया कोलाई पर, क्योंकि जीवाणु सेल है, इस पर भी सारे प्रयोग किए जाते हैं, और जीवाणु तथा मनुष्य पर उत्परिवर्तनों का संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किए। तो अब जो म्यूटेशन है कोशिका में स्थित गुणसूत्रों का अध्ययन करके ज्ञात किए जा सकते हैं। उत्परिवर्तन कोशिका में जो स्थित गुणसूत्र है, मतलब क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में अगर हेराफेरी होती है, क्रोमोसोम घट बढ़ जाते हैं तो ही तो उसमें म्यूटेशन उत्परिवर्तन दर्शित होंगे। कुछ उत्परिवर्तन बाह्य रूप से भी हो सकते हैं, कुछ आंतरिक रूप से भी हो सकते हैं, किंतु परिवर्तन जीन्स के कारण होता है। किसके कारण उत्परिवर्तन होता है? जीन्स के कारण उत्परिवर्तन दिखाई देता है, जिनका पता आसानी से नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सा जीन किस स्थान से चेंज हुआ है। ठीक है, उत्परिवर्तनों के कारण जीवधारियों की आकारिकी, हम वही बताया आपको कि मतलब मॉर्फोलॉजी, उनका आकार, रूप रेखा, साइज ये बदल सकते हैं, एवं कार्यकी रूप से भी वो भिन्न हो सकते हैं, कार्य करने की क्षमता उनकी अलग हो सकती है। ठीक है, और असामान्यताएं भी आ जाती हैं। ठीक है, कि किसी लक्षण में इनका परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। उत्परिवर्तन होने से यह ज्ञात होता है कि किसी लक्षण के लिए कोई विशिष्ट जीन होता है। मतलब कोई ना कोई अगर लक्षण यहाँ पर शो हो रहे हैं तो उस लक्षण के लिए यहाँ पर जीन, ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था? इस प्रकार के परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें क्या होता है? उत्परिवर्तन होने से यह ज्ञात होता है कि किसी लक्षण के लिए कोई विशिष्ट जीन होता है।
मतलब कोई भी अगर लक्षण इसमें बदल रहा है किसी भी, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो या प्लांट हो, अगर उसमें कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो उसमें कौन यहाँ पर भागी रहते हैं, यहाँ पर जीन्स, क्योंकि क्रोमोसोम पर जीन्स जो उपस्थित होते हैं वही जीन्स एक वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और जीन्स के ही परिवर्तन के कारण उनके लक्षण और गुण और आकृति आकारिकी ये सब परिवर्तित होते जाते हैं। ठीक है, जीन्स में अनेक गौण परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु इनका प्रभाव जीवधारियों पर विशेष प्रकार नहीं पड़ता है। जीवधारियों पर विशेष प्रकार से इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कभी यह परिवर्तन इतना कम होता है कि उनकी उपस्थिति का ज्ञान भी नहीं हो पाता है, कि परिवर्तन हमें कुछ पता भी नहीं चलते और कुछ परिवर्तन रहते हैं। साधारणतः उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जीन्स की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, अतः उत्परिवर्तन जीन्स अप्रभावी व सामान्य जीन प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है कि उत्परिवर्तन जीन्स के कारण ही कुछ कारिकी और आकारिकी रूप से जो परिवर्तन आते हैं आंतरिक रूप से, वह उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ये उत्परिवर्तन स्वतः भी हो सकते हैं और हम उनको प्रेरित करके भी इंड्यूस्ड प्रकार के भी हो सकते हैं, लेकिन हम 1 by 1 आपको क्लियर डीपली पढ़ाएंगे। और प्रायः अगुणित जीवधारियों में उत्परिवर्तन देखने को मिलते हैं, मतलब हैप्लॉइड में, किंतु द्विगुणित जीवधारियों में परिवर्तन प्रभावशाली अथवा अप्रभावशाली जीन्स के अनुसार देखने को मिलते हैं। कायिक उत्परिवर्तन कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिससे जीवधारी के किसी भी एक भाग के रूप में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यह वंशानुगति नहीं होती है तथा जीवधारी की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। जीवधारी की जैसी डेथ होती है और ये उत्परिवर्तन क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये उत्परिवर्तन पौधे में कायिक जनन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं, और जर्मिनल उत्परिवर्तन गैमीट्स में होता है। जो कैसा होता है, किसमें, गैमीट्स। आपको पता है गैमीट्स मतलब हैप्लॉइड है, ये n नंबर के हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। इसी प्रकार से एक प्रयोग और बताऊंगी, ह्यूगो ड्यूब्रीज का जो प्रयोग है, उनके अनुसार जो उत्परिवर्तन ही विकास का वास्तविक कारण है। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं आएंगे तो आगे की जनरेशन और विकास नहीं हो सकेगा। इसीलिए विकास के लिए उत्परिवर्तन आना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे आपने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती जाती हैं, और मनुष्य का चाहे जानवर का आप ले सकते हैं, किसी का भी, हर प्रकार से पौधे भी विकास की स्थिति में दर्शाते हैं, और विकास का ही दूसरा रूप यहाँ पे क्या, उत्परिवर्तन है। ठीक है, छोटी छोटी भिन्नताओं प्राकृतिक वरण के कारण नई जातियां नहीं बनती, बल्कि अकस्मात पैदा हुई विभिन्नता जिसे उत्परिवर्तन कहते हैं, इनके कारण इसका विकास होता है। डीवरीज के अनुसार उत्परिवर्तन वंशागत हो जाते हैं। कैसे होते हैं, वंशागत होते हैं, ऑटोमेटिक वंश, एक वंश से दूसरे वंश में। ये उपयोगी तथा अनुपयोगी दोनों प्रकार के होता है। डीवरीज के अनुसार उत्परिवर्तन कैसा है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत बड़े परिवर्तन या असंगत भिन्नताओं पर आधारित है। जीवधारियों के जनन द्रव्य या आनुवांशिक पदार्थों में होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जीवधारियों के जनन द्रव्य, जर्म प्लाज्म या आनुवांशिक पदार्थों में होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। डीवरीज का मत उसके अपने द्वारा वनस्पतियों व जंतुओं में प्रजनन किए गए प्रयोगों पर आधारित है। ठीक है, और इसी प्रकार से उन्होंने कई मत दिए, और इसमें 7 पीढ़ियों में 50,000 पौधे बने, जिसमें से 800 बाकी पौधों में अंतर दर्शाए गए, और वंशागत लक्षण होते हैं ये, और इनके परिणाम स्वरूप नई जातियां बनती थीं, जिन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। ये उत्परिवर्तन जीन्स या जीन्स ग्रहण करने वाले गुणसूत्रों में होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं। डीवरीज के प्रयोगों को दूसरे वैज्ञानिकों ने दोहराया, और उन्होंने ह्यूगो डीवरीज के प्रयोग में उत्परिवर्तन सिद्धांत का समर्थन भी यहाँ पर किया। अब है जीन म्यूटेशन, मतलब उत्परिवर्तन के कारण क्या क्या होते हैं। तो उत्परिवर्तन के कारण के लिए प्राकृतिक विकिरण भी हो सकता है, पोषण की दशा भी हो सकती है,
आयु वृद्धि के कारण भी हो सकते हैं। तो ये हम अपना टॉपिक चलेगा अभी काफी टाइम, और जीन म्यूटेशन के कारण मैं बताऊंगी, उनके प्रभाव भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।